नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले लगभग प्रैक्टिस सेट्स में 3 करा चुका हूं और उनके सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पेपर में कम दिन बचे हैं, तो आप केवल पेपर ही सॉल्व करिए, जिससे आपके पेपर प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप समझ सकें कि आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, या क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो आज हम लेकर आए हैं, एक पेपर है ये बोर्ड प्रतिदर्श का 2024-25 का पेपर। आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप इसका सॉल्यूशन देखिए और जो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं उन्हें करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है पेपर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और प्रतिदर्श पेपर है ये, जो बोर्ड अपनी तरफ से देता है। ठीक है, एक मॉडल पेपर देता है, तो 2024-25 के लिए है ये पेपर। तो देख लीजिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स हमें पता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप जो होगी वो विद्युत फ्लक्स होता है। इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए। तो अब इसका मात्रक ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक कितना बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब क्या बनेगा? अब देखिए, हमें ये पता है एक मात्रक और होता है ई का। एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और ए का हो गया मीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो एक मात्रक बनेगा वोल्ट मीटर। अब ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो वोल्ट मीटर है ऑप्शन में कहीं? तो है ऑप्शन नंबर 3। तो वोल्ट इंटू मीटर, ये होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर, देखिए वी नहीं लिया है, वेग लिया है यू। तो गतिमान कण पर लगने वाला बल एफ क्या होगा, ये पूछा है। देखिए, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत जो बल होगा वो होता है एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ पर वेग जो लिया है वो यू लिया है, तो यू क्रॉस इंटू मतलब यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी सही आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर, भाई ई वेक्टर हो गया वैद्युत क्षेत्र, बी वेक्टर हो गया चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रम से वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी? तो आपको याद रखना है, ये होगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो किसके अनुदिश होगी? तो ये अनुदिश होगी ई क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर से है और ये क्वेश्चन भाई इससे एक एमसीक्यू हर ईयर पूछा जाता है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे एमसीक्यू के लिए। चलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर और माइनस के 2 डायोप्टर के 2 लेंस हैं और एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछी है। देखिए, जो प्लस में क्षमता होती है वो होती है उत्तर लेंस की, तो प्लस के 4 डायोप्टर होगी, दूसरी होगी माइनस के 2 डायोप्टर, है ना, तो ये उत्तर लेंस की होगी। तो इसने पूछा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो पहले क्या करेंगे, हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर P1 प्लस P2 कर दीजिए। ठीक है, तो P1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू -2, तो कितनी हुई? 2 डायोप्टर हुई। तो संयुक्त लेंस की जब क्षमता आ गई तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला F इक्वल टू वही 100/P। तो अब कितनी आई है? P आई है प्लस के 2, जब प्लस के 2 आई है तो प्लस के 50 सेंटीमीटर होगी फोकस दूरी। अच्छा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी हो तो 100/P लीजिए, और जब मीटर में निकालनी है तो 1/P लीजिए। ठीक है, ये तो हमें पता है, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं और 12th क्लास में तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं और। देखिए, 5वां MCQ है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 eV ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा 4 eV होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा, है ना, 6 eV ऊर्जा का तो फोटोन है, और जो ऊर्जा बची है ना, ये ई के है, ई के गतिज ऊर्जा हुई है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये लिखना भूल गया है, तो गतिज ऊर्जा हुई है 4 eV। अच्छा, जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा होती है उतना ही निरोधी विभव का मान होता है, ये आपको याद रखना है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा अगर eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वही उसका निरोधी विभव होगा। ठीक है, तो इसका कितना है भाई? 4 eV है, तो 4 होगा इसका भी निरोधी विभव। तो इसका ऑप्शन में मात्रक वोल्ट होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है,
तो ये 4 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है, तो ये विभवांतर का मात्रक नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आखिरी MCQ है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिसके भी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो अर्धचालक होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसा एक तो जर्मेनियम है, एक सिलिकॉन भी है, एक कार्बन भी है, ये तीनों हैं, ये बाह्य अर्धचालक भी हैं। देखिए 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक तो निज अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक कौन से होते हैं, जो शुद्ध रूप में अर्धचालक हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये शुद्ध फॉर्मेट में, शुद्ध रूप में क्या होते हैं, निज अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब जब इसमें कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं इन तीनों में, तो जो अर्धचालक बनते हैं वो बनते हैं बाह्य अर्धचालक। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, एक होते हैं निज अर्धचालक, यानी शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक हैं वो निज अर्धचालक हैं। फिर बनाने हैं बाह्य अर्धचालक, तो वो कैसे बनेंगे, उसमें कुछ अशुद्धि मिला दीजिए, है ना। तो अशुद्धि किस में मिलाएंगे, शुद्ध अर्धचालक में। अब ये होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अच्छा, पी टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में तिर संयोजक, जिसकी संयोजकता 3 हो, ऐसी कोई अशुद्धि मिलाएं। ठीक है, अशुद्धि मिलानी है 3 संयोजकता वाली, तो वो बनेगा पी टाइप अर्धचालक। अगर 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देंगे तो बनेगा एन टाइप अर्धचालक। तो अब ये जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको देखना है कि किसकी अर्ध जो संयोजकता है वो 3 है, जो बैलेंस है वो 3 है, वही बना पाएगा पी टाइप अर्धचालक, है ना। तो देख लीजिए, तो फॉस्फोरस कितने पर होता है, 15 पर, बैलेंसी कितनी हुई 5, तो इससे तो नहीं बनेगा। तो इसमें एल्यूमिनियम से बनेगा, एल्यूमिनियम कितने पर होता है, 13 पर है एल्यूमिनियम, 13 पर। तो इसकी कितना बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 3, ये तो बनेगा 2 8 3। तो इसमें कितनी है, इसकी बैलेंसी 3, तो इसमें मिला दीजिए आप एल्यूमिनियम। तो ये आपको पहचान करनी है, अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो उसमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाइए, अगर एन टाइप बनाना है तो पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाइए जिसकी संयोजकता 5 हो। तो ये अर्धचालक कैसे होते हैं, बाह्य अर्धचालक होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रक लिखिए। जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अगर विशिष्ट चालकता की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होगी L/RA, ये फॉर्मूला इसका होगा L/RA, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, या इसके अलावा लिख लीजिए 1/ρ, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कोई सा भी एक फॉर्मूला लिख दीजिए। अब इसका मात्रक बनाना है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा उस पर इन्वर्स लगा दीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक। ये क्लियर हुआ, तो पहला आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि यदि 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देंगे, केवल 1 या 2 लाइन का देंगे लास्ट। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना। लिखने का मतलब है लिखना, ना कि स्थापित करना या डेरिवेट करना, डेरिवेशन नहीं है वो। इसके बाद क्या करना है कि 2 समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। देखिए यहाँ भी लिखना ही है, तो इसका व्यंजक हमें पता है, हम पढ़कर आए हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, F = 0.2 इंटू I1 I2/R इंटू L। ठीक है, ये 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल है। यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में है तो उसके मध्य आकर्षण बल लगेगा, यदि विपरीत दिशा में है तो उसके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होने पर प्रतिकर्षण और समान दिशा में होने पर आकर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 10 ओम के प्रतिरोध और 10 हेनरी के प्रेरक की कुंडली है, 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। तो देखिए संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = 1/2 LI²। अब L तो हमें पता है, ये दे रखा है उसने 10 हेनरी, लेकिन I नहीं है हमारे पास, तो I हम निकाल सकते हैं। I बराबर कहाँ से निकालेंगे, V/R से निकाल लीजिए। V की वैल्यू कितनी है 50, R की वैल्यू कितनी है 10, तो कितनी आई 5 एम्पियर की धारा हो गई। तो I मिल गई हमें 5 एम्पियर। जब I मिल गई 5 एम्पियर तो हम U निकाल सकते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और L की वैल्यू कितनी हुई 10, I की वैल्यू कितनी आई 5, उसका वर्क कर दीजिए, तो ये कट गया, तो कितना हुआ 125 जूल। तो ऊर्जा है ना, तो ये होगी ऊर्जा, तो 125 जूल आएगी। बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए।
तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है और ये आसान है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन समकोण के बराबर हो जाए। तो हमें ये पता है जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो हम इतने कोण पर आपतित करें कि वो जो अपवर्तन कोण है वो समकोण के बराबर हो जाए, यानी इस लाइन पे चला जाए। तो वह जो कोण होगा आपतन कोण वही क्रांतिक कोण होगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन समकोण या अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाए तो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आसान है डेफिनेशन, 10th क्लास की है। अच्छा, 2 ही डेफिनेशन आपको याद करके जानी है इस चैप्टर की, एक तो पूर्णांतरिक परावर्तन है और एक है क्रांतिक कोण की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो तरते बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए जिसने भी मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने परमाणु एवं नाभिक डाला था वीडियो में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उसमें मैंने बताया था कि बोर कक्षा की जो त्रिज्याएँ हैं वो हम कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बता देता हूँ कि अगर nवीं कक्षा की हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n का वर्ग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे R1 की। अच्छा, यहाँ तो R1 उसने दे दी है, अगर वो नहीं भी देता तो हमें याद करना है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की जो त्रिज्या है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि वो देगा ही, अगर ना भी देगा तो आपको करना पड़ेगा। तो उसने कौन सी कक्षा में पूछी है, तीसरी कक्षा में, तो बहुत आसान हो गया सवाल। तो R3 = 3 इसका वर्ग इंटू R1। R1 की वैल्यू हमें पता है 0.53 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.77 या 71 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 3 27 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो आपको याद रखना है ये, तो ऐसे निकालना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो कट चुका है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है अब, तो इसे आप छोड़ देंगे, ये आपके काम का है नहीं। देखिए हमें 12th की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम की, तो जो भी हमारे सिलेबस में है केवल हम उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का, क्या है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए वैद्युत चालन का चैप्टर है और मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं, तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से ज़रूर ही न्यूमेरिकल आएगा, है ना। तो उसमें मैंने इन न्यूमेरिकलों को विस्तार से समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। एक थ्योरी की वो है वीडियो और एक है केवल न्यूमेरिकल्स की, है ना। तो चलिए इसके एक बार सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पहले मान लेंगे कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 और क्षेत्रफल है A1। ठीक है, अब ये मान लिया कि L1 बराबर L है तो L2 बराबर 2L है, क्योंकि दोगुनी लंबाई तक खींचा गया है। फिर तार का, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है, जो तार है वो थोड़ी ना चेंज है, उसकी मात्रा थोड़ी ना चेंज हुई है, तो तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा अंतिम आयतन के। तो A1 L1 बराबर A2 L2 कर लेंगे। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, क्षेत्रफल में संबंध निकाल लिया कि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है जो अंतिम क्षेत्रफल का दोगुना होगा, यानी A1 बराबर किसके हो जाएगा, 2A2 के। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि R बराबर होता है रो L अपॉन ए, यही तो होता है। ठीक है, तो अब रो तो हो गया कांस्टेंट क्योंकि तार तो वही है और ये तार की पदार्थ पर, प्रकृति पर डिपेंड करता है, ना कि लंबाई और क्षेत्रफल पे। तो R जो है वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा L अपॉन ए के, तो मैंने लिख भी दिया है ये। अब जब ये कंडीशन हुई तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर होगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। अच्छा, L1 की वैल्यू रख दीजिए और इनकी सब की वैल्यू रख दीजिए। A1 किसके बराबर, 2A2 के, तो A2 से A2 कैंसिल आउट और L2 से L2, मतलब L कैंसिल आउट हो जाएगी, L2 की जगह 2L हो गया। तो नीचे कितना बचेगा, तो ये कंडीशन हुई कि R1 बटे R2 बराबर हो गया 1/4। हमें R2 निकालना है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4R1। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 6, तो कितनी हो जाएगी, 4 6 24 ओम। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा न्यूमेरिकल है और इस वाले चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल आने की संभावना बनी रहेगी। अगर पेपर इजी बनता है तो भी इससे न्यूमेरिकल आएगा, हार्ड बनाएंगे तो भी न्यूमेरिकल आएगा। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण है 30 डिग्री, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण है 30 डिग्री, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमें डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है, एक तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, आर की वैल्यू भी दे रखी है हमें कितना, 30 डिग्री, ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं। अब अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब देखिए हमें पता है जब प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है तो उस कंडीशन में होता है ए बराबर 2R, आर की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो कितना हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, तो ए की वैल्यू होगी 60 डिग्री होगी ए। जब ए की वैल्यू 60 होगी, आर की वैल्यू 30 होगी। अब हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब ए डेल्टा एम और आर, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर से निकाल सकते हैं ना, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 60, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 30, और बटे 2 कर दीजिए, और बटे नीचे हो जाएगा साइन 60 बटे 2 यानी साइन 30। आर की वैल्यू तो 30 ही दे रखी है, तो ऊपर हो गया साइन 45, एन इक्वल टू साइन 45 और बटे साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू भी पता है हमें, और साइन 45 की, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है 1/2, 2 को ऊपर ले जाइए। जब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कब कितना बनेगा, तो n बराबर 2/√2, तो 2/√2 का मतलब √2, तो अब वर्तनांक कितना आएगा इसका, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात होगी कि आप आसानी से ए आर और डेल्टा एम आई ये सब चीज़ें छांट सकें। जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रिज्म की डेरिवेशन समझाई है, तो वो डेरिवेशन आप जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा ABV में व्यक्त करना है। तो हमें ये पता है जो कार्बन परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, तो 1 AMU कार्बन परमाणु तक के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि 1 AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दीजिए। देखिए इस चैप्टर से आता ही आता है, तो ये ज़रूर लिखना है आपको। अब उसने कहा है इसे क्या करना है, इसका मान किलोग्राम में लिखना है। तो हमें ये पता है कि 1 AMU जो होता है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसे, ये बराबर होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो ये आपको याद रखना है, इतने किलोग्राम में होता है ये, तो इतने के बराबर होगा। अगर इसे व्यक्त ही करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे इसे, हम तो इसे व्यक्त करेंगे 1 AMU बराबर 1/12 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो वो कितना आएगा निकल के, वो आएगा 1/n के बराबर, ये आ जाएगा 1/n, मतलब व्यक्त करना है ना। तो 1 AMU बराबर लिखेंगे आप 1/n ग्राम। अब ग्राम में लिखना, और n क्या होती है, आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.02 गुणा 10⁻23। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 23 को ऊपर ले जाइए तो माइनस हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे फिर, इसे मैं 10 लिख लूँगा और वो 24 कर दूँगा -23 का, और बटे कितना 6.02। तो जब भाग देंगे तो 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। अब ग्राम को लिख दीजिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में लिखना है तो कितना हो जाएगा 1.66 गुणा 10⁻⁻27 kg, तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें निकालनी है हमें ऊर्जा, तो ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत लगाएंगे, और E बराबर फॉर्मूला होता है mc²। m की वैल्यू kg में आ चुकी है 10⁻⁻27, c की वैल्यू पता है, इसका वर्क करेंगे 9 गुणा 10⁻16। जब इसे आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.494 गुणा 10⁻⁻10 जूल, ये आई निकल के -10 जूल। अब इसे करना है हमें MEV में व्यक्त करना है, तो MEV में व्यक्त करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻13 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से कितनी आएगी निकल के, ये तो ये निकल के आएगी, आप निकाल लेंगे 931 MeV। ये याद रखना है आपको कि 1 AMU बराबर होता है 931 MeV। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, जब 1 AMU को किलोग्राम में लिखना हो और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए PN संधि डायोड का ये चित्र दिया है और इसमें धाराएं पूछी है A1 A2 से, हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है संधि डायोड के लिए, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, और आप ये मान के चलिए वहाँ से जो न्यूमेरिकल आना है वो इसमें आ जाएगा पेपर में आपके। ठीक है, तो उसके लिए मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं इसमें आगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का, क्या है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए इस चैप्टर से भी डेरिवेशन पूछी ही जाती है, तो इसका चैप्टर मैंने मतलब वीडियो डाल दी है इस चैप्टर की, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों वैद्युत विभव की, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की हम कर चुके हैं।
अब देखिए विभव प्रवणता क्या होती है, किसी चालक में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं हम, है ना। और उसमें ई जो संबंध आएगा निकल के वो आएगा ई बराबर माइनस के डी वी अपॉन डी आर। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और ये हम डेरिवेशन काफ़ी विस्तार से समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। फिर है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। वैसे तो इसको भी मैं करा ही चुका हूँ, लेकिन इसे आप देख लीजिएगा। आप देखिए अनुगमन वेग की डेफिनेशन बतानी है, तो किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोटि भी आपको लिखनी है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने अनुगमन वेग से चलते हैं। उसके बाद हमें ये फिगर बनानी है, ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे माना एक चालक क्षण पी क्यू की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। जब चालक के सिरों पर बी विभवांतर लगाते हैं तब उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वी डी से गति करते हैं, ठीक है। तब चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो एन बराबर एन गुणा ए एल, ठीक है। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई, है ना। तो एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू बराबर कितना हो गया एन ए एल ई। अब हम आगे लिखते हैं कि जब चालक छड़ के सिरों पर कैपिटल वी विभवांतर लगाते हैं, हमने वी विभवांतर लगाया, तब इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वी डी से गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को पी से क्यू तक पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है एल अपॉन वी डी, ठीक है। तब प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब क्यू की वैल्यू एन ए एल ई हम निकाल चुके हैं पहले ही, और टी की वैल्यू कितनी होगी एल अपॉन वी डी। अब एल से एल कैंसिल आउट कर दीजिए, इसे ऊपर ले जाइए वी डी को, तो कितना हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी। यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंधित 3 नंबर में पूछा गया है। और विस्तार से इस चैप्टर को समझना है तो आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद है एक प्रोटॉन तथा एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएँ क्या होंगी। तो अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मान के चलिए मैग्नेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। चलिए देखते हैं इसे। देखिए यही क्वेश्चन है। तो अब क्या है इसमें सॉल्यूशन क्या करना है कि जब वी वोल्ट से विभवांतर से त्वरित हैं तीनों ही, तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का के बराबर क्यू बी। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी ई बी। भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1h1, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2, और अल्फा कण क्या होता है 2he4। तो इस पर आवेश एक ही, इस पर भी एक ही, इस पर हो गया 2e। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो गतिज ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा ये ई बी अनुपात 2 ई बी, तो 1:1:2 हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र बी में इलेक्ट्रॉन ये जो तीनों हैं वी चाल से गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। फिर मैंने क्या किया है, इसका वर्क कर दिया। वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट में बनानी है गतिज ऊर्जा के में, क्योंकि गतिज ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो जब वर्क हो गया तो कितना हो गया, दोनों का वर्क हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने किया है देखिए यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा r² बराबर 2mk, है ना, क्योंकि भाई हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, तो एम बी स्क्वायर ले लिया और 2 की गुणा मैंने अपने पास से ऊपर कर ली और 2 की गुणा होगी नीचे, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ। भाई इसे हम देख सकते हैं, ये पोजीशन आएगी ये, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन जो भी है क्यू स्क्वायर। तो इसमें मैंने 1/2 की गुणा यहाँ करी और 2 की गुणा इधर कर ली, चलो यहाँ मान लो यहाँ, ठीक। अब m अलग ले लिया, 2 के पास m ले लिया और ये बना दिया हाफ एम वी स्क्वायर, ये बन गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो आर स्क्वायर के लिए फार्मूला बनाया है मैंने के लिए, ठीक है। अब प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला बन गया कि भाई इनकी वैल्यू रख दी r² बराबर 2m kp e स्क्वायर बी स्क्वायर। ड्यूट्रॉन के लिए ये फार्मूला बना दिए यहाँ ये वाला, और अल्फ़ा कण के लिए ये फार्मूला बना दिया ये वाला। यही फार्मूले से वैल्यू रख के हमने ये वैल्यू पुट करी है, देख लीजिए। तो r अल्फ़ा स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है 4m, आवेश होता है 2e, सारी वैल्यू पुट करी है मैंने तीनों में, ये इस फॉर्मूले में, है ना। अब ये वैल्यू पुट करके ये 3 इक्वेशन बना ली, 2, 3 और 4। इसके बाद समीकरण 2 और 3 लिए मैंने, तो r² अपॉन r बी स्क्वायर हो गया, वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू निकल के आई 2k अपॉन के पी, ये वैल्यू निकल के आ गई 2k डी अपॉन के पी बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इनकी वैल्यू तो बराबर है ना, किस किस की, ड्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर थी, तो कट के 2 आ गई वैल्यू। तो r² बराबर हो गया कितना 2rp स्क्वायर, rd की वैल्यू रूट में 2rp हो गई। अब ये वैल्यू पुट कर दी, r इसकी वैल्यू दे रखी है हमें rp की 10, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी प्रकार ले लीजिए अल्फ़ा कण के लिए,
तो आर अल्फ़ा स्क्वायर बटे आर पी स्क्वायर हो गया है ना, बराबर के अल्फ़ा अपॉन के पी। अब इनकी वैल्यू पुट करिए, तो वहाँ आई थी 2 और यहाँ आई वैल्यू 1। भाई उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, उसकी गतिज ऊर्जा थी 2, भाई 2 ई थी ना, और इसकी भी थी 1 ई, तो 1 ई से ई कट की तो 2 बचा। अब आर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 आर पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू आएगी इतनी। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को और विस्तार में समझने के लिए आप इसी में मेरी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, यही न्यूमेरिकल है, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अगला एक वीडियो लेकर आऊँगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है, और वो तब तक प्रेरित रहता है जब तक हम फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हैं। सेकंड नियम ये बताता है कि फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, उसमें जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वो कितना होगा, तो वो कितना होता है ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, यानी जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों नियम आप लिख लेंगे और इसके लिए मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। देखिए उत्तल लेंस के लिए ही होता है ये। अब ये पर्दे से बिंब की दूरी ये हो गई ए 90 सेंटीमीटर, ठीक है 90 हो गई है, और उसे 2 स्थितियों का जो अंतर है वो हो गया डी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है विस्थापन विधि वाला कि एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 4a। अब सारी वैल्यू हैं हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 का वर्ग माइनस के 20 का वर्ग और अपॉन में 490 इंटू 20, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। इसे मैं और ठीक से लिख देता हूँ एक बार कि एफ इक्वल टू 90 का वर्ग कितना हो गया 8100, 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 2 गुणा 90 हो गई और गुणा 40, 40 से 20 है 20। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो 5वें का क्या क्वेश्चन है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये हम पिछला जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी हम कर चुके हैं। इसके आगे का जो न्यूमेरिकल दिया है चुंबकत्व का है और ये आपके सिलेबस से कट चुका है, ये आपका नहीं आने वाला है, तो इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे आसान न्यूमेरिकल होते थे ये बहुत और अच्छे थे, जिसे आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन अब ये कट चुके हैं तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा और श्रेणी अनुनादी आवर्ती के सूत्र लिखिए। देखिए एक तो आरेख बनाना है हमें और एक सूत्र लिखने हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है प्रतिबाधा का, प्रतिबाधा का ही पूछा ना, हाँ प्रतिबाधा का सूत्र होता है जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है जेड का, यहाँ से स्क्वायर हटा के चाहे इस पर रूट ही चढ़ा दीजिए, तो ये तो हो गया जेड का। अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला है एफ बराबर 1/2 रूट में एल सी। ये कल भी डेरिवेशन कराई थी हमने, जो पिछला प्रैक्टिस सेट कराया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल दिया है कुछ। न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है कि वी की वैल्यू तो दे रखी है 300 वोल्ट, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल हो गया 50 ओम, एक्सएल हो गया ना ये, और दूसरी बात एक्स सी की वैल्यू भी दे रखी है 50 ओम, ये भी 50 हो गई। आर की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम हो गई। ठीक, अब एक तो पूछिए परिपथ की प्रतिबाधा, जब एक्सएल और एक्स सी दोनों बराबर हों तो जेड बराबर हो जाएगी आर के, यानी प्रतिबाधा होगी 10 ओम। ठीक है, अब विभवांतर किसके बीच पूछा है, देखिए यहाँ से धारा निकाल लेंगे आई बराबर वी अपन जेड करके, तो आ जाएगी 30 एम्पियर। वी की वैल्यू 300 है ना, तो ये होगी 30 एम्पियर। अब किसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, अब एल सी आर तीनों के बीच विभवांतर निकालना, तो वी बराबर क्या होता है आई आर। अब आई की वैल्यू हमें पता है कितनी हो गई, आई की वैल्यू है 30, तो अगर एल निकालना है वी एल बराबर तो आई इंटू एक्सएल 50 में मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 1500, इतनी ही वैल्यू आएगी वी सी की, तो ये वी सी की भी 1500 ही आने वाली है, 1500 वोल्टेज। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रहेगी आर, तो वी आर बराबर हो जाएगी 300, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू तीनों निकल जाएंगी। आगे देख लीजिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है इतनी इतनी। अब इसमें यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए एक तो परिणमन अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ये दोनों चीज़ें पूछी हैं। देखिए इसमें NP दिया है NS दिया है, उसकी वैल्यू 100 है, उसकी वैल्यू 400 है, VP की वैल्यू दी है 120 वोल्ट,
तो आर पूछा है और वी एस पूछा है। देखिए आर का फॉर्मूला होता है एन एस अपॉन एन पी। अब एन एस की वैल्यू 400 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो आर बराबर होगी 4। अब वी एस अपॉन वी पी और बराबर एन एस अपॉन एन पी से हम वी एस निकाल लेंगे। तो कितनी हो जाएगी, एन एस अपॉन एन पी की वैल्यू भी आई है 4 और वी की वैल्यू की इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 चौका 480 वोल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस चैप्टर की जो प्रत्यावर्ती धारा है उसी के साथ इसको आपको मैं समझाने वाला हूँ। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं हम। देखिए मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी देख लेते हैं। मैक्सवेल के अनुसार क्या कंडीशन है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार आत्मनिर्भर तरंगें बनती हैं जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य तथ्य ये है कि ये तरंगें माध्यम के बिना भी चल सकती हैं। निर्वात में इनकी चाल c बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक बात इसी से पता चली थी, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो इसी में क्वेश्चन दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो देखिए इसमें क्या है नियम, ये 2-3 नियम आप लिख सकते हैं 3 नंबर के लिए। प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, इससे कम आवृत्ति पर उत्सर्जन नहीं होता है। सेकंड है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, देख लीजिए आप एक बार। तीसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। चौथी बात है प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तत्कालिक होता है, मतलब तुरंत होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद होगा। और लास्ट कंडीशन, विभिन्न धातुओं की सीमा आवृत्ति अलग अलग होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नंबर में आया है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। तो हम लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए जो गॉस की प्रमेय है, मैंने आपको स्पेशल में वीडियो बनाई है और मैंने आपको उसमें समझाया है इस डेरिवेशन को। ठीक है, वैसे चाहे आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए इस डेरिवेशन को मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि ये फिगर बनानी है। फिर मान लीजिए हम अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, उसका घनत्व लैम्डा लेंगे, लैम्डा बराबर Q/L होगा, Q बराबर लैम्डा L होगा। तार से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर का बीच कोण थीटा है। अब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स ये लेंगे EDA cos थीटा। मतलब इस डेरिवेशन को मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया इस चैप्टर से एक डेरिवेशन आपको आने ही वाली है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। जो गॉस थ्योरम है उसकी चारों डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे, जिससे आप कुछ नंबर फिक्स कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसका अथवा में क्वेश्चन दिया समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक। देखिए आप ये बात तो मान के ही चलिए कि तो वो डेरिवेशन के अथवा में डेरिवेशन देगा, न्यूमेरिकल के अथवा में न्यूमेरिकल ही देगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र बनाना है, आवर्धन क्षमता है। इसके लिए भी हम डेरिवेशन का एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्रकाश का विवर्तन दिया है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, इस सवाल को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है -13.6 EV और 12.75 EV ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी व बामन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। ये इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। तो ये परमाणु जो ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, उस चैप्टर से है, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। पीएन संधि डायोड का हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें अग्र अभिनत पश्चाभिनत सभी समझा चुका हूँ वैसे मैं। तो इसमें केवल अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी की एक डेरिवेशन आपके लिए रह गई है, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आप फिलहाल देखिए न्यूमेरिकल। देखिए इसमें E1 की वैल्यू दे रखी है -13.6 EV और इससे 12.75 EV ऊर्जा अलग से दी गई है। तो इसकी जो ऊर्जा बची वो बची -0.85 EV। अब हमें पता नहीं वो कहाँ पहुँचा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है EN बराबर -13.6 n² बटे में। अब EN क्योंकि हमें उस पता नहीं है वो कौन सी कक्षा में पहुँच चुका है, तो उसकी वैल्यू हमने रख दी है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली। भाई ये इसे 16 टाइम काटेगा तो n² बराबर 16, तो n बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब हमें ये पता लग गया कि वो चौथी कक्षा तक उत्तेजित होगा इतनी ऊर्जा में। अब लाइमन श्रेणी कब होती है, तो इसके लिए मैंने कल ही वीडियो डाली थी, परमाणु एवं नाभिक, उस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य होगी 1/λ बराबर r 1/1² - 1/3²। तो यहाँ से 8r/9 लैम्डा बराबर 9/8r होगी। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करेंगे आर की जो है रेडवर्ग नियतांक, और यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही वामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए 1/λ बराबर r होगी
1/2 माइनस 1/4 बराबर 3r/16 होगी। 16/3r वैल्यू पुट करेंगे और ये तरंग दैर्घ्य हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पेपर को हम सॉल्व कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं मैंने आपको बता दिया, उनके लिए मैं स्पेशल से वीडियो बनाने वाला हूँ उस चैप्टर के लिए। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी हो सके। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है पेपर के बारे में, कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना हम लिख पाएंगे, कितना नहीं लिख पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन ये तो पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।